बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक के बारे में थोड़ा सा जाना था। देन हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी। फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा सिलेबस था, हम उसकी ओर मूव कर गए और हमने अपनी मेन स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 से करी, जिसे हम डिमांड एनालिसिस के रूप में कहते हैं। चैप्टर 2 में हमने डिमांड एनालिसिस में हमने जाना डिमांड किसे कहते हैं, हमने जाना फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। ठीक है, और आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को शुरू करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सी बात कहता है। अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड समझना है तो बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक कॉमन स्टेटमेंट यूज किया जाता है। कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो जनरली कई जगह पर ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में भी हम देखिए डिमांड पे बहुत सारे फैक्टर इंपैक्ट कर रहे थे, हमने अभी पिछली क्लास में देखा था। तो डिमांड का जो लॉ ऑफ डिमांड है, यहाँ पर वो कहते हैं अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। अगर हम बाकी के सारे फैक्टर को कांस्टेंट माने तो ये लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? वो कहता है कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू प्राइस। सर क्या मतलब है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का? बेटा, डिमांड, हमें जब भी डिमांड से रिलेटेड कोई बात डिस्कस करनी है, हमें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट के प्राइस को आप बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। या दूसरे तरीके से देखें कि प्राइस को अगर हम कम करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये कब फॉलो होगा? व्हेन अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। मुझे बताएंगे कौन से थे वो अदर फैक्टर? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द डिमांड एंड अदर फैक्टर्स। तो प्राइस को छोड़कर अगर ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी ये कांस्टेंट होते नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल है, जिन पे आपका कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। बट हाइपोथेटिकली इस लॉ को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर इन सारे फैक्टर को हम कांस्टेंट मान लें तो जो हमारी क्वांटिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू प्राइस होगी, मतलब प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, जो चीजें मैं नोट कर रहा हूँ उनको आप एक कॉपी में नोटिंग करते रहिएगा। जब भी क्विक रिवीजन की बात आएगी तो वो मेन क्रक्स होगा पूरे टॉपिक का। ठीक है, नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, या मैं अपना नंबर नोट कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए 96969689। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो प्राइस, क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड, इसी बात को हमें आगे के कुछ मिनट में समझना है। कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स को इन्होंने क्या माना? इक्वल माने। अगर हम अदर थिंग्स इक्वल माने तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी बात को उन्होंने समझाया है और कह रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, द लॉ इज बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशन। कौन कौन सी अजम्पशन है? वही नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। बेसिकली ये जो पहले 4 पॉइंट हैं, इन्हें हम एक कॉमन वर्ड यूज करके कह सकते हैं कि नो चेंज इन अदर फैक्टर। जो बाकी के प्राइस के अलावा जो फैक्टर है उनमें कोई चेंज नहीं है, तब तो ये लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज फॉलो नहीं होगा। एक पॉइंट फिफ्थ का दिया, द लॉ मे नॉट अप्लाई इन द गुड्स व्हिच हैव द प्रेस्टिजियस वैल्यू। वो गुड्स जिनकी प्रेस्टिजियस, तो बेटा एक आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वहां पर ये बात कवर अप करेंगे कि वो गुड्स जिनकी प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है उन पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। इस लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की हेल्प से समझेंगे। दो बातें हैं यहाँ पर। टेबुलर फॉर्म, अगर लॉ ऑफ डिमांड का हम टेबुलर फॉर्म लें, जिस तरीके से हम कुछ प्राइस ले लें और उनकी कुछ क्वांटिटी ले लें हाइपोथेटिक, तो वो जो टेबुलर फॉर्म है वो कहलाता है डिमांड शेड्यूल, और जो ग्राफिकल फॉर्म है उसी बात के लिए वो कहलाता है डिमांड कर्व। यहाँ पर दो बातें डिस्कस करनी है हमें, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व।
जब हम एक फर्म की डिमांड एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड एनालिसिस या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब छोटी छोटी फर्म को एग्रीगेट करके इंडस्ट्री की डिमांड की अगर हम बात करने लगेंगे, इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्री की डिमांड के बेसिस पे अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी कहलाएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। जैसे यहाँ पर एक हाइपोथेटिक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए कोई कमोडिटी है एक्स और उस कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी दी गई है। तो ये जो डिफरेंट प्राइसेस पे आप यहाँ पर एक ट्रेंड देखेंगे कि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, सॉरी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और ऐसा कब होगा, व्हेन अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। इस बात को हम ड्रॉ करेंगे इस बात को हम ड्रॉ करेंगे ये हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है। जरा प्लॉटिंग करते हैं, क्वांटिटी हमने की है 10, 20, 30, 40 एंड 50। प्राइस को 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, जरा इनको देखिए, गिवन प्राइस इज ₹1, अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है, अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी हम कितनी बेच पा रहे हैं, 50। हमने प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएंगी, कम। प्राइस और बढ़ाया, क्वांटिटी हमारी और कम हो जाएगी, 30। and when price is when price is 5, quantity demanded is 10। ये जो इंट्रैक्शन पॉइंट होंगे डिमांड और प्राइस के, इनको मिलाते हुए हम एक कर्व ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट्स को टच करते हुए एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। ये जो कर्व होगा ये कहलाएगा डिमांड कर्व। क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व। और क्योंकि ये एक फर्म का डेटा है, इस वजह से इस वाले पार्ट को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेकेंड पार्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। हमने माना कि किसी मार्केट में 3 फर्म है, ए, बी और सी। एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमने तीनों की डिमांड की, तो तीनों की अगर हम डिमांड ले रहे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमने तीनों की डिमांड की और उस डिमांड का टोटल किया, तो ये हमारी जो डिमांड आ गई है मार्केट डिमांड आ गई। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब देखिए प्लॉटिंग किसकी होगी, प्राइस तो सेम रहेगा और जो डिमांड लेंगे वो मार्केट डिमांड लेंगे। किसकी लेंगे, मार्केट डिमांड। ये है आपकी एक्स एक्सेस, ये है आपकी वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में आप क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई एक्सेस में आप प्राइस ले रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस हमें लेना है 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 and 5। और एक्स एक्सेस में आपकी क्वांटिटी मैं 30 के गैप में ले रहा हूँ, 30, 60, 90, 120 और 150। ठीक है, when price is ₹1, quantity is 140।
तो यहाँ से बढ़े हम यहाँ से बढ़े और कहीं हम यहाँ पहुँचे होंगे, ठीक है, और बाद में इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर इसका हमने किया 150 का। चलिए, जब प्राइस ₹1 है तो हमारी डिमांड है 140, 140 के अप्रॉक्स मान लीजिएगा, ठीक है। व्हेन प्राइस इज ₹2, डिमांड इज 100 है बेटा, मतलब ये कहीं यहाँ पर आएगी 100। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगा। जब प्राइस ₹3 है तो डिमांड है 60, डिमांड है आपकी 60, और जब प्राइस ₹4 है तो डिमांड है 45, कहीं यहाँ 30 तो 45 आ जाएगा, और जब प्राइस है ₹5 तो डिमांड है 30। और इन सारे पॉइंट्स को अगेन इंटरसेक्शन, जो प्राइस और क्वांटिटी के इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं, इन सबको मिलाते हुए एक कर्व ड्रॉ कर देना है। ये कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। और चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे होंगे दोनों कर्व? कैसे होंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? देखिए बेटा, कहीं भी समझिएगा, अगर कोई दो वेरिएबल हैं और उनके बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, तो हमेशा अगर उनका हम हाइपोथेटिक डेटा लेके कर्व बनाएंगे तो जो कर्व आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। कैसा आएगा? डाउनवर्ड। तो ये हमने समझा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और ये हमने समझा मार्केट डिमांड कर्व। ये लॉ ऑफ डिमांड की बात है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट बोथ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड from left to right, indicating an inverse relationship. डाउनवर्ड स्लोपिंग है किस वजह से है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल सबमिशन। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हैं? ये जो हमने सबमिशन किया है ABC का, ये जो टोटल करके 130 आया, ये सबमिशन आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल सबमिशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। द लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। कुछ जगह पर आपके क्वालिटेटिव स्टेटमेंट आते हैं, कुछ जगह पर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट आते हैं। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। मैं लॉ ऑफ डिमांड देखिए क्या कहता है कि अगर प्राइस को कम करोगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड से ये पूछूं कि कितना प्राइस कम करो तो कितनी डिमांड बढ़ेगी, ये वो आंसर नहीं कर पाएगा।
मतलब ये स्टेटमेंट केवल बिहेवियर बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, डिमांड और प्राइस के रिलेशन की क्वालिटी बता रहा है कि अगर प्राइस को रिड्यूस करोगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट ये किसी भी तरीके से ये नहीं बता सकता है कि कितना प्राइस कम करें तो कितनी डिमांड बढ़ेगी, या कितना प्राइस के बढ़ाने पे कितनी डिमांड कम होगी। मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कैसा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव। चलिए कुछ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम while drawing an individual demand curve for a commodity which one, कह रहा all but one of the following, मतलब सारी चीजें एक को छोड़कर, ठीक है, remain the same, तो कौन से सेम रहेंगे, प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, हाँ ये सेम रहेगा, मॉनेटरी इनकम सेम रहेगी, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बेटा कमोडिटी का ही तो प्राइस चेंज होगा, वही तो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो बाकी फैक्टर कौन से हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, रिलेटेड गुड्स हो गए और मॉनेटरी इनकम हो गई, तो ये सारे कांस्टेंट रहेंगे, किसको छोड़कर, प्राइस को। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। द लॉ ऑफ डिमांड assuming that other things to remain constant establish the relationship between, किसके बीच में relationship बताता है, price and demand नहीं बेटा, quantity demanded, we use the word quantity demanded, income of the consumer and the quantity demanded no, price of the goods and the quantity demanded yes, price of the goods and demand for the substitute, ये नहीं, demand नहीं, कुछ नहीं, B is the correct answer। बट ध्यान रखिएगा कभी भी हमें आंसर करना होगा, हमें पता है पक्का है B हमारा करेक्ट है, लेकिन C और D भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द गुड्स एंड द रिलेटिवली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द गुड्स, नहीं, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड कहा था या प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर ली, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, और ये रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या कह रहे हैं, एक्सेप्शन मीन्स law of demand, exception of law of demand, that means law of demand does not apply, and if law of demand does not apply then at higher price demand will be higher। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब प्राइस के कम करने से डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, या प्राइस के बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाती है, अगर ऐसा होता है तो उन सिचुएशंस को हम कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और जिसमें सबसे पहली चीज आती है कॉन्स्पीशियस गुड्स। कॉन्स्पीशियस गुड्स को हम कई नामों से जानते हैं, इन्हें हम हाई वैल्यू गुड्स कहते हैं, प्रेस्टीजियस गुड्स के रूप में भी कहते हैं, इन्हें हम वेवलिन और वेवलिन इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए इधर देखिए जरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलिन इफेक्ट और प्रेस्टीजियस गुड्स। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्पीशियस गुड्स कहें, हाई वैल्यू गुड्स कहें, वेवलिन गुड्स कहें, प्रेस्टीजियस गुड्स कहें, ये सारी चीजें एक। और बेटा इनके केस में होता क्या है कि जैसे डायमंड है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है डायमंड। डायमंड जितना महंगा होगा उतनी ही उसकी डिमांड ज्यादा होगी, मतलब यहाँ अगर प्राइस कम करोगे ना तो उसकी डिमांड नहीं होगी। डायमंड है क्या आखिरकार, एक पत्थर, ठीक है, बट उसमें जो वैल्यू है ना, डिमांड उसकी जो बढ़ रही है उसके प्राइस की वजह से बढ़ रही है, जितना महंगा होगा डायमंड उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरीके के गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, डायमंड से जस्ट अपोजिट आ जाता है ग्रिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स का मतलब सस्ती क्वालिटी के गुड्स, जैसे बाजरा। तो जो सस्ती क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर प्राइस कम करोगे ना तो उनकी डिमांड और कम हो जाती है। होता है इस वजह से कंज्यूमर सोचता है कि सस्ते गुड्स अगर और प्राइस कम किया गया है तो मतलब इसमें कुछ खराबी होगी। कई बार हमारा माइंडसेट होता है कि अगर महंगा है तो अच्छा होगा, तो इस माइंडसेट की वजह से जो सस्ती क्वालिटी के गुड्स हैं अगर इनके प्राइस और कम कर दिए जाते हैं तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसी हो गई, डायरेक्ट रिलेशन। जितने भी एक्सेप्शन है ना,
यहाँ पर डिमांड और प्राइस की रिलेशनशिप कैसी होगी, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की रिलेशनशिप कैसी होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी का मतलब कि बहुत जरूरी है, कह रहा है the demand for the certain goods is affected by demonstration effect of the consumption pattern of social group. These goods, due to their constant uses, have become necessity for the life. For example, the price of the television set, refrigerator, coolers, cooking gas, etc. have been continuously rising, but their demand does not fall. कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, जरूरत बन गई है। देखिए नॉर्मल नेसेसिटी जो हमारी, जो कॉन्स्पिशियस का मतलब जो एडवर्टाइजिंग की वजह से जरूरत बनी है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से अगर कोई चीज हमारी जरूरत बन गई, जैसे आज की डेट में मोबाइल फोन, कितना भी प्राइस हो जाए, आप एक बात समझिए, जो फ्री हमें डेटा मिल रहा है, अगर अब कल के दिन शुरुआत में हमें जियो ने फ्री दिया, फिर वो 500-600 रुपए चार्ज कर रहे हैं, क्या एक भी मंथ ऐसा हुआ कि हमने बिना डेटा के निकाला हो? नहीं। अब ये प्राइस कुछ भी कर देंगे ना, हम इसको यूज करेंगे, परचेज करेंगे, इसकी डिमांड कम नहीं होगी। दैट इज ड्यू टू कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि अभी प्राइस हमारे बढ़े हैं, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए, बट फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस और बढ़ सकते हैं। तो अगर और बढ़ सकते हैं तो इवन बढ़े हुए प्राइस पे भी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट बात आती है इरेशनल एंड इम्पल्सिव परचेज। देखिए कई बार क्या होता है कि हमने ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मानते हुए डिस्कस कर रहे हैं कि जो बायर है वो रैशनल है, तभी तो हमने कहा हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, हम तो बस कुछ भी हो, चाहे गिवन गुड्स हो, सस्ते हो, कुछ भी हो, हम तो मतलब सर नहीं लॉ ऑफ डिमांड को मानते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वो इरेशनल होते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता इरेशनल और इम्पल्सिव परचेज। कई बार आपने देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। कुछ चीज़ों के लिए जब आप मार्केट जाते हो तो माइंड मेकअप करके जाते हो, उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठी करके जाते हो, देन फिर आप परचेज करते हो। किसी आप शॉपिंग मॉल में गए और आप जो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गए थे उसके बारे में आपने पहले जानकारी इकट्ठी करी, फिर उसे परचेज करते हो। और आपने देखा होगा जब आप लाइन में लगे होते हो, क्यू में लगे होते हो, तो साइड में कुछ ट्रॉली रखी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी ही पड़ी होती हैं, और उन चीज़ों से भी आप कुछ परचेज कर लेते हो जबकि आप उन्हें खरीदने नहीं गए थे, और ना ही आपको इवन माइंड में भी नहीं होता है कि यार इसका प्राइस कम है, ज़्यादा है, क्या नहीं है, यू जस्ट बाय द प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं इम्पल्सिव परचेज, अचानक से बिना हमने जानकारी ली। तो कई बार इम्पल्सिव जब परचेज हो रही होगी तो प्राइस बढ़े थे बट आपको जानकारी नहीं थी, तो आप उसे परचेज कर लेते हो। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कह रहा है इम्पल्सिव परचेज मींस परचेजेस बाय इंप्रेशन। At times consumer tends to make impulsive without any cool calculation about the price। मैंने आपको बताया ना, बस देख के आपने खरीद लिया, कोई आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करी हुई है, कोई आपने प्लानिंग नहीं करी हुई है कि आपको परचेज करना है। और डिमांड फॉर नेसेसरीज, अगर नेसेसरीज हैं तो फिर चाहे प्राइस कुछ भी हो, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। इन केस नेसेसरीज, पीपल हैव टू कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटी whatever is the price, no matters। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्राइस क्या है, मिनिमम क्वांटिटी तो हमें क्या करनी होगी, कंज्यूम करनी होगी, हमें परचेज करनी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला है स्पेकुलेटिव गुड्स। देखिए जो स्पेकुलेटिव गुड्स होते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, तो शेयर मार्केट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शेयर मार्केट में जितना शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं उतनी डिमांड बढ़ती है, और जब शेयर के प्राइसेस कम आते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे गुड्स जो स्पेकुलेटिव नेचर के हैं, उन गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। कह रहा है द लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो डज नॉट अप्लाई इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट या अदरवाइज कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो कैसे हैं, स्पेकुलेटिव गुड्स हैं, जिनका स्पेकुलेशन होता है, सट्टेबाजी टाइप में आप कुछ कह सकते हो। तो इनके प्राइसेस आपके कैसे होंगे, इन पे डिमांड का लॉ फॉलो नहीं होगा। इग्नोरेंस इफेक्ट, आपको बात समझ में आती है, कई बार आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, इसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ बायर आर एक्सपेक्टिंग हायर राइस प्राइस इन द नियर फ्यूचर। अब देखो आने वाले समय में प्राइस और बढ़ने वाले हैं, बायर को ऐसा लग रहा है, तो आज क्या होगा, बढ़े हुए प्राइस पे भी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आज प्राइस अगर बढ़ा हुआ भी होगा ना,
तब भी वो ये नहीं करेगा कि बढ़े हुए प्राइस पे डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, बढ़े हुए प्राइस पे भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। द डिमांड डिमांडेड फॉर द राइस विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर द राइस विल डिक्रीज, द डिमांड फॉर द राइस विल बी अनअफेक्टेड, नन ऑफ द अबव। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जो राइस की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन द केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी, अगर गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स में क्या होता है, प्राइस कम करोगे तो उनकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में अगर होगा ना तो फिर अपवर्ड स्लोपिंग होगा, कैसा होगा, अपवर्ड्स। देखिए अपोजिट रिलेशन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, समझ में आती है बात। कॉन्स्पीशियस गुड्स आर नोन एज, कॉन्स्पीशियस गुड्स को हम क्या कहते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स, conspicuous goods are also known as prestigious goods, snob goods, Babylon goods और all of the above। तो आंसर इज all of the above। स्नॉब अपील, कभी कभी ये जो हाई वैल्यू गुड्स होते हैं इसे हम गुड्स ऑफ स्नॉब अपील भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड और ऐड हो गया क्या, स्नॉब गुड्स। कह रहा है इफ अ पीपल्स इनकम इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस, द गुड्स इज कॉल्ड। देखिए इनकम बढ़ी है, ये जो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट की जो बात आती थी ना, ये जब प्राइस में चेंज होता था उसके बेसिस पे हम बात करते थे किसी दूसरे कमोडिटी की। यहाँ पर दूसरा कमोडिटी है ही नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं इनकम अगर बढ़ी है, इफ अ पीपल्स इनकम इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द गुड्स डिक्रीजेस। इनकम बढ़ी है, डिमांड कम हो गई, तो गुड्स किस तरीके के होंगे बेटा, इंफीरियर नेचर के होंगे, इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा, ठीक है, समझ में आ गई बात। द प्राइस ऑफ द टोमेटो इंक्रीजेस एंड पीपल बाय टोमेटो प्यूरी, you infer that tomato puree and tomato are, अब जब देखिए ये दोनों एक दूसरे की जगह पर हैं, आप टोमेटो देखिए टोमेटो महंगा हो जा रहा है तो आप केचप यूज करते रहे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। कह रहे हैं द प्राइस ऑफ टोमेटो इंक्रीज, टमाटो के प्राइस इंक्रीज हुए हैं और हाँ आप टोमेटो प्यूरी परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो आपके एक ऐसे गुड्स है सब्स्टिट्यूट। कह रहे हैं चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट, इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द फिश। दिमाग ये नहीं लगाना है, क्या है, सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सेम डायरेक्शन, सेम रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स, ध्यान रखना है इस बात को। तो कह रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी बेटा, ध्यान दे लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा आप पढ़ लीजिएगा, बढ़ जाएगी। कह रहे पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट्स, अ राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स। अब सब्स्टिट्यूट है बेटा तो बस बात खत्म, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न विल इंक्रीज, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड, अब ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है बट स्टिल सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये कैसे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो ना जूस है बेटा, एक फ्रूट के जूस है, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर ऑरेंज जूस का प्राइस बढ़ रहा है तो एप्पल जूस की डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज। विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड, डायमंड का प्राइस बढ़ रहा है, द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस। यस, डायमंड के केस में इसी वजह से होता है, किस वजह से, कॉन्स्पीशियस गुड्स, Babylon goods, snob appeal, prestigious goods, कोई भी वर्ड यूज करिए, this is because it is a conspicuous goods। ध्यान रखना conspicuous, हमें हाई वैल्यू गुड्स तो याद रहता है, prestigious तो याद रहता है, हम Babylon goods भूल जाते हैं, conspicuous goods भूल जाते हैं, इनकी मीनिंग याद रखिएगा। An example of a good that exhibits direct price demand relationship, तो डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप किसमें होगा, देखिए एग्जांपल ऑफ आ गुड्स
यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन वो प्राइस किसी दूसरे के होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी एक कमोडिटी की, प्राइस दूसरे कमोडिटी की। यहाँ पर एक ही कमोडिटी की बात करी जा रही है और डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके में होता है, गिवन गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अ हायर प्राइस पीपल मोर ऑफ सर्टेन नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू इज कॉल्ड। कह रहे हैं हायर प्राइस पे लोग जब किसी चीजों को खरीदते हैं, एट अ हायर प्राइस पीपल बाय more of certain not for their worth but for their prestige value। जैसे मैंने कहा कि prestigious goods होते हैं, डायमंड इस वजह से नहीं उसकी वर्थ है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आई एम यूजिंग डायमंड। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं मर्सिडीज लोग परचेज करते हैं तो इस वजह से नहीं, ठीक है, उसमें कंफर्ट होता होगा, सब कुछ होता होगा, ठीक है। बट अगर आप 40 लाख 50 लाख रुपीज आप शुरुआती दौर पे अगर आप कार के लिए पे कर रहे हो, तो वो केवल इस वजह से भी आप पे करते हो, लुक आई एम यूजिंग मर्सिडीज, आई एम हैविंग मर्सिडीज, एक अलग एक इमेज आती है। तो ऐसा किन के लिए होता है बेटा, ऐसा होता है वेवलन इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से होता है, वेवलन इफेक्ट की वजह से होता है। चलिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बात हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा डिमांड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 60 मार्क्स में से 15 to 20 मार्क्स आपको डिमांड से मिलेंगे कंफर्म, ये जो डिमांड वाली यूनिट है, डिमांड सप्लाई और कंज्यूमर बेनिफिट की यूनिट से मिलेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझने की कोशिश करिएगा। दो चीजें पढ़नी है हमें, एक हमें पढ़ना है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और दूसरा हमें पढ़ना है इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। बहुत कंफ्यूजिंग है, आते हैं एग्जाम में, लेकिन बिल्कुल सिंपल, कभी आपसे गलती होगी नहीं अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। ध्यान रखिएगा, जब भी चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्राइस। ये दोनों ही चीजें क्वांटिटी के चेंज को मेजर करते हैं। जब भी चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से अगर चेंज होगा तो केस या तो एक्सपेंशन का होगा या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब फैलना, सिंपल वर्ड में कहूं, प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ जाए। अच्छा, यहां पर हम एक वर्ड प्राइस की वजह से, जब भी हमें डिमांड यूज करना है तो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करेंगे। तो प्राइस की वजह से, ड्यू टू प्राइस, अगर क्वांटिटी बढ़ जाती, कब बढ़ेगी बेटा, प्राइस के कम करने की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो एक्सपेंशन, और अगर क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम प्राइस के बढ़ाने की वजह से अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू प्राइस, बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, घट रही है क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, ये अगर केस होगा तो ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का होगा। और प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं, वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अदर फैक्टर जितने, उनमें चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, अब ध्यान देना वर्ड बेटा, मैं वर्ड यूज करूंगा डिमांड, मतलब मेरी डिमांड में अगर चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, तो मैं वर्ड यूज करूंगा डिमांड के लिए क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं उनकी वजह से अगर मेरी डिमांड चेंज हो रही है तो मैं वर्ड यूज करूंगा डिमांड, चेंज इन डिमांड। तो जब भी चेंज इन डिमांड होगी तो बेटा मैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा, इंक्रीज। और जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही होगी तो मैं यूज करूंगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, कह रहा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड फॉर द कमोडिटी चेंजेस। यहाँ पर डिमांड की जगह हमें क्या कहना है, क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जैसे समझिए, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में प्राइस है, और ये है आपका डिमांड का। हम
दो पॉइंट लेके समझते हैं। एक हमने पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। डिमांड कर्व पे अगर पॉइंट ए है तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा when price is P1 तो क्वांटिटी Q1, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि P1 प्राइस पे क्वांटिटी क्या है Q1। अगर हम B पॉइंट पे आ रहे हैं, प्राइस को हम कम, B पॉइंट पे पहुंचने का मतलब प्राइस को कम कर दिया, प्राइस हमारा P2 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, Q2। तो प्राइस को कम करने से क्वांटिटी बढ़ी, तो बेटा हम यहाँ से कर्व पे कैसे मूव करें, हम डाउनवर्ड मूव करें। कैसे करें, डाउनवर्ड, कर्व पे हमने डाउनवर्ड मूव किया। और डाउनवर्ड मूव क्यों किया, क्योंकि प्राइस कम किया, प्राइस कम करने से क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, क्वांटिटी बढ़ गई। तो प्राइस के कम करने की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन। क्या कहेंगे बेटा, एक्सपेंशन कहेंगे। और ये आपका कहलाता है, ये है मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक्सपेंशन का केस, किसका केस है, एक्सपेंशन का, डाउनवर्ड मूवमेंट, हम कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें, ये है हमारी एक्स एक्सेस, ये है हमारी वाई एक्सेस, ठीक है। हमने ये मान लीजिए लिया डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया बी, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया ए। मान लीजिए इनिशियली अब हम इस पॉइंट पे हैं, बी पे हैं। जब बी पे हैं तो हमारा प्राइस है P1, हमारी क्वांटिटी है Q1। हमने प्राइस बढ़ाया और हम प्राइस P2 किया, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, कम। तो बेटा हम क्या, हमने कर्व पे हम कैसे मूवमेंट हुआ, हमारा कर्व पे अपवर्ड, ठीक है। ये अपवर्ड मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है, अपवर्ड, ये था डाउनवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो ध्यान रखना है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। आपको ध्यान रखना है, अगर डिमांड में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो हम वर्ड यूज करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर प्राइस कम करने से क्वांटिटी बढ़ रही होगी, एक्सपेंशन। प्राइस कम बढ़ाने से क्वांटिटी घट रही होगी, कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट होगा, कर्व पे मूवमेंट होगा, इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, अलॉन्ग विद डिमांड कर्व, ठीक है। इसे मूवमेंट वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, मूवमेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब आपकी डिमांड बढ़ रही है, अब क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं डिमांड यूज करूंगा। आपकी डिमांड बढ़ रही है, बट किस वजह से, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, तो इंक्रीज इन डिमांड। अब आपकी डिमांड कम हो रही है, किस वजह से, एनी फैक्टर डिक्रीज। अब आपकी डिमांड कम हो रही है किसी फैक्टर, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, तो आपका हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए यहां पर होगा क्या, ये भी हम बात करेंगे। ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ठीक है। ये है आपका डिमांड कर्व, D1, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है, ये मेरा प्राइस है P0, P1 कहें, और इस प्राइस पे जो मेरी क्वांटिटी है ये है Q, कुछ भी कहें, P1 कहें तो P0। अब हो क्या रहा है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है ना, लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी हो गई Q1। सर किस वजह से क्वांटिटी बढ़ सकती है, ये कुछ रीजन है, ये कुछ राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट प्रेफरेंस हमारे फेवर में चेंज होंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन राइस का होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी।
मतलब वो सारे जो फैक्टर हमने पढ़े थे ना, तो उन फैक्टर में जिन कारणों की वजह से डिमांड बढ़ रही थी, अगर ऐसा कोई चेंज होता है, ऐसा अगर कोई चेंज होता है और अगर डिमांड बढ़ जाती है, किस वजह से? प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस विल रिमेन द सेम। तो अब यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे इंक्रीज इन द डिमांड। और बेटा मजे की बात क्या है ना, डिमांड कर्व कहाँ से बनता है? जहाँ प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को डिमांड कर्व, तो डिमांड तो ये है, क्वांटिटी तो ये है, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस वही है, तो ये नया पॉइंट आ गया। और अब ये नया डिमांड कर्व बन जाएगा D2। ये जो नया डिमांड कर्व D2 बना, मतलब ये चेंज की वजह से डिमांड कर्व D2 बना, इसे कहते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो यहां पर हम इंक्रीज एंड डिक्रीज के केस में हम बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व की। वहां पर क्या था? मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है मूवमेंट, एक शिफ्टिंग। मूवमेंट यूज किया जाएगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट। एक वर्ड है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, यहां पर डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, इसी के जस्ट अगर अपोजिट हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका डिमांड कर्व D1, ये है आपका डिमांड कर्व D1, मान लीजिए ये है प्राइस P0, प्राइस फिक्स है, और यहाँ क्वांटिटी Q0 थी। अब क्वांटिटी आपकी कम हो गई, क्या हो गई? कम हो गई। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। ये है आपका डिमांड कर्व D। यहाँ मान लीजिए प्राइस है P0, क्वांटिटी है Q0, ठीक है। तो अब आप प्राइस फिक्स है बट क्वांटिटी आपकी क्या हो गई? कम हो गई। तो नया जो डिमांड कर्व का इंट्रैक्शन पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा, और अब यहाँ से कर्व होगा, तो कर्व की शिफ्टिंग क्या हो गई? लेफ्ट पर शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। ये केस है इंक्रीज इन डिमांड का, ये केस है डिक्रीज। ये रीजंस लिखेंगे, ये इंक्रीज के रीजन है, हमने देखे हुए, इसी से जस्ट अपोजिट कर दोगे तो डिक्रीज कर। अब मैं जरा इनकी एक बार आपके साथ समरी की बात करता हूँ। दो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हमने पढ़ा है इंक्रीज एंड डिक्रीज।
ध्यान दीजिएगा, ये किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से। ये किसकी वजह से होगा, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। यहां पर हम टर्म यूज करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर हम यूज करेंगे डिमांड। ये यहां पर होगा मूवमेंट, हम कर्व पे ऊपर या नीचे जा रहे होंगे। यहां पर क्या होगा, शिफ्टिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी। क्वेश्चन करते हैं और ये बात को खत्म करते हैं। कह रहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, अब कॉन्ट्रैक्शन कह रहा तो पहले तो हमें इंक्रीज डिक्रीज में नहीं जाना है, किस में जाना है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से। क्वांटिटी कम हुई होगी, डिमांड नहीं क्वांटिटी, क्वांटिटी कम हुई होगी तो किस वजह से कम हुई होगी, प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो किस वजह से हुई होगी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। यस, प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम हुई होगी, जिसे हम एक्सपेंशन कहेंगे। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, we will expect the demand curve of कोको-कोला। अब देखिएगा दोनों अलग हो गए ना, प्राइस के अलावा मैटर हो गया। अब ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट है। क्या है, सब्स्टिट्यूट। एक बात बताओ, अगर पेप्सी का प्राइस, कह रहे हैं प्राइस पेप्सी का अगर बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट में अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो बताइए कोको कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांड नहीं, डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। शिफ्टिंग कैसी होगी बेटा, राइट वर्ड शिफ्ट। क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात। अब मूवमेंट, अब मूवमेंट है, इंक्रीज डिक्रीज में जाने नहीं, दिमाग खत्म, वो दिमाग ही नहीं लगाना है, इंक्रीज डिक्रीज में जाना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखना है। अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब, किसके द्वारा, इंक्रीज इन द डिमांड नो, डिक्रीज इन द डिमांड नो, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या हम यूज करेंगे बेटा, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, चेंज। अब क्योंकि उन्होंने मूवमेंट की बात करी थी, तो मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है, मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकता है। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम विल बी। देखिए अदर थिंग रिमेनिंग सेम कर दिया तो मतलब किसकी इंक्रीज हुई है ना बेटा, तो प्राइस कम हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो किसकी वजह से हुआ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट, डिक्रीज द प्राइस बट इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट, increase the price and number, increase the price of computer, sorry, and increase in the demand for computers। अच्छा, अगर कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, सिंपल। अगर डिमांड बढ़ी है, अदर थिंग्स कांस्टेंट है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमांड, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, देन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज। आप इसको पढ़ के आइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने कहे हैं उनको बिल्कुल क्लियरिटी से पकड़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी बुक का कहीं से भी कोई क्वेश्चन करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने एंजॉय की होगी वीडियो, मजा आया होगा आपको। और अगेन अगर आपको मज़ा आया हो, एंजॉय किया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।